यूरोप को वापस पाने की लड़ाई फिर से शुरू हो गई है। विरोध अब सचमुच सामने आ चुका है। अगर आप इस्लामी कब्जे से डरते हैं और उम्मीद खो चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि लोग जागरूक हो रहे हैं और हालात बदल रहे हैं और ये यूरोप में शुरू हो रहा है। हर किसी ने कहा था कि यह सिर्फ समय की बात है। बढ़ती जन्म दर, बड़े पैमाने पर प्रवास और सांस्कृतिक कब्जा पहले से ही शुरू हो चुका है। पश्चिम झुक जाएगा, यूरोप से झुका देगा और इस्लाम भविष्य का वारिस बनेगा। हाँ, मुझे लगता है कि हम में से बहुत से लोग ऐसा ही महसूस करते हैं। वो कहानी अब बिखर रही है, न तो धीरे धीरे, न ही सैद्धांतिक रूप से। अभी सरकारी आंकड़ों में, प्रवासन दस्तावेजों में और खुद इस धर्म के घरों के भीतर सर्वेक्षणों में दो दीवारें खड़ी हो गई हैं, एक पश्चिम में, एक मुस्लिम दुनिया के अंदर, और वो अजय ताकत अब दोनों से टकरा गई है। चलिए यूरोप से शुरू करते हैं, क्योंकि वहां की नीतियों में जो बदलाव आए हैं उन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन है। और स्वीडन से ज्यादा तेज बैठाव कहीं नहीं है, वो देश जिसने कभी खुद को एक मानवीय महाशक्ति के रूप में पेश किया था। 2015 में यूरोप में प्रवासन संकट के दौरान स्वीडन ने रिकॉर्ड 1,62,877 शरणार्थी आवेदन स्वीकार किए, जो अब तक की सबसे बड़ी वार्षिक संख्या थी। ऐसा मत करो, अगर वो तुम्हारा देश है तो ऐसा मत करो, ये बहुत बुरा विचार है। सिस्टम पर दबाव बढ़ गया, एकीकरण रुक गया, गैंग हिंसा और अलग थलग पड़ोस को लेकर चिंताएं इतनी बढ़ गईं कि ये एक राष्ट्रीय बहस का विषय बन गई, जिस पर पहले चर्चा करना भी बहुत संवेदनशील माना जाता था। स्वीडिश प्रतिष्ठान ने वर्षों तक प्रवासन मॉडल की आलोचना को लगभग वर्जित माना। कई देश अब भी ऐसा कर रहे हैं। याद कीजिए, 5 साल पहले अगर आपने आज जैसी बातें कही होती तो आपको सिर्फ गिरफ्तार नहीं किया जाता, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा नस्लवादी और इस्लामोफोब भी कहा जाता। और अब असली मुद्दों पर बात करना लगभग सामान्य सा हो गया है। यही अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है, एक ऐसा बदलाव जिसकी हम शायद उतनी कद्र नहीं करते जितनी करनी चाहिए। जो भी कोई एकीकरण, समानांतर समुदायों या कल्याणकारी राज्य की दीर्घकालिक लागत को लेकर चिंता जताता था, उसे चरमपंथी करार दिए जाने का खतरा रहता था। फिर आंकड़े सामने आ गए। स्टॉकहोम, मार्मो और गोथेनबर्ग के उपनगरों में विदेशी मूल के लोग बस गए, जहां बेरोजगारी राष्ट्रीय औसत से दुगनी और तिगुनी तक थी, जहां पुलिस ने संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में चिन्हित करना शुरू कर दिया था और जहां हिंसा बढ़ गई थी। यहां तक कि स्वीडन, जो हमेशा शांत माना जाता था, वहां प्रति व्यक्ति यूरोप में सबसे ज्यादा बंदूक से हत्या के मामले दर्ज होने लगे। देखिए, अगर आप तीसरी दुनिया के लोगों को लाएंगे तो आपको तीसरी दुनिया जैसी स्थिति ही मिलेगी। कुछ तो बदलना था। 2022 में टिडो समझौते ने सब बदल दिया। एक दक्षिणपंथी गठबंधन, जिसे स्वीडन डेमोक्रेट्स का समर्थन प्राप्त था, वही पार्टी जो 2 दशकों तक राजनीतिक रूप से अछूत मानी जाती थी, बैठी और उसने एक ऐसा फैसला लिया जो 1 दशक पहले अकल्पनीय था। वे शरण अधिकारों को जानबूझकर ईयू और अंतर्राष्ट्रीय कानून के न्यूनतम स्तर तक घटाएंगे। क्या ये समझदारी नहीं है? मेरी समझ में नहीं आता। खुले तौर पर कहा गया कि स्वीडन को नए आगंतुकों के लिए अप्रिय बनाना है, और यह सफल रहा। 2024 में प्रारंभिक शरण आवेदन 9,645 रहे, जो पिछले साल से 23% कम और मध्य 1980 के दशक के बाद सबसे न्यूनतम है। 2025 में यह आंकड़ा और गिरकर 6,737 हो गया। देखिए, अगर आप अपने देश में लोगों के आने के लिए इसे आकर्षक नहीं बनाते, तो वे आपके देश में आना नहीं चाहेंगे। ये पागलपन है कि यह सामान्य समझ नहीं है। हर कोई नागरिकों को हटाने और चरम तरीकों से काम करने की बात कर रहा है, जो शायद करना जरूरी भी है। असल में ये लोग इसलिए आते हैं क्योंकि आपके टैक्स के पैसे से उन्हें बहुत आराम मिलता है। तो पहला कदम ये होना चाहिए कि इसे कम आरामदायक बनाया जाए। ये साधारण समझ है। आंकड़ों को देखिए। लेकिन आंकड़े सिर्फ आधी कहानी बताते हैं। इनके पीछे की कानूनी संरचना ही असली बदलाव को दिखाती है। मार्च 2025 में लागू हुआ एक नियम, जिसे ईबो सिस्टम कहा जाता था, खत्म कर दिया गया, जिसमें शरणार्थी अपनी मर्जी से रहने की जगह चुन सकते थे। अधिकारियों ने कहा कि इससे अलग थलग समानांतर समाज बनने लगे थे। अब वित्तीय सहायता राज्य द्वारा संचालित रिसेप्शन सेंटर्स में रहने की शर्त पर ही दी जाती है। जिन आवेदकों को अस्वीकार कर दिया गया है, उनके लिए फिर से प्रवेश पर प्रतिबंध 1 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है। ट्रैक चेंज रूट, जिससे खारिज किए गए शरण आवेदक वर्क परमिट लेकर रुक सकते थे, अप्रैल 2025 से खत्म किया गया है। सबसे चौंकाने वाला कदम है प्रत्यावर्तन अनुदान। स्वीडिश सरकार ने इसका प्रस्ताव रखा था कि इसे बढ़ाकर प्रति व्यक्ति 3,50,000 स्वीडिश क्रोना किया जाए, जो लगभग 38,000 अमेरिकी डॉलर है, और यह 2026 से लागू होगा। पुराने सिस्टम में यह प्रति वयस्क सिर्फ 10,000 क्रोना था, यानी 35 गुना बढ़ोतरी। गणित बिल्कुल सीधा है। अब स्वीडन प्रवासियों को देश छोड़ने के लिए बड़ी रकम देने को तैयार है, बजाय 40 साल तक एकीकरण की लड़ाई के। अगर वे आपके टैक्स के पैसे का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो क्या ये ज्यादा समझदारी नहीं होगी? कम से कम वो पैसा उन होटलों में ठहरने पर खर्च ना हो जहां आप खुद रहना चाहेंगे, बल्कि उन्हें कहीं और जाने के लिए मनाने में लगाया जाए। ये सरल व्यवस्था है। आपको उन्हें उठाकर बाहर फेंकने की जरूरत नहीं। प्रोत्साहित भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमेशा काम नहीं करेगा। ये बहुत बिगड़े समाजों में नहीं चलेगा, पर जहां लोग थोड़ा असहज हैं, वहां शायद चले। ये 2015 का स्वीडन नहीं है। स्वीडन तो शुरुआत है। डेनमार्क यूरोप के किसी भी देश से आगे है। प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और सोशल डेमोक्रेट्स की सरकार ने शून्य शरणार्थी नीति अपनाई है, जिसे आंकड़े भी साबित करते हैं। 2024 में डेनमार्क ने केवल 864 लोगों को शरण दी, जो पिछले 40 सालों में 2020 को छोड़कर सबसे कम है, जब कोविड लॉकडाउन से सीमाएं बंद थीं। ब्रिटिश होम ऑफिस के अनुसार डेनमार्क की नीतियों से शरण के दावे 40 साल में सबसे कम हुए हैं, और खारिज दावों में से 95% लोग देश से बाहर कर दिए गए हैं। 2024 में हर 10,000 लोगों पर सिर्फ 4 शरण के दावे किए गए।
ब्रिटेन में आंकड़ा 16 था। रोकथाम सफल रही। ये सब सेंटर लेफ्ट सरकार ने किया, जो स्कैंडिनेविया के बाहर कम समझा जाता है। ये खरोच देख रही हो, एक सोशल डेमोक्रेटिक सरकार। ये वाकई में अविश्वसनीय रूप से दिलचस्प है। ये मेरे लिए दिलचस्प है क्योंकि ये सिर्फ राइट विंग की समस्या नहीं है। ये एक समस्या है जिसे लोग हर जगह देख रहे हैं, जिसे सुलझाना जरूरी है ना? ये तो बिल्कुल समझ में आता है। सोशल डेमोक्रेटिक प्रधानमंत्री जो उसी राजनीतिक परंपरा से आती हैं जिसने डेनिश वेलफेयर स्टेट बनाई, अब यूरोपीय संघ में सबसे सख्त प्रवासन व्यवस्था बना रही हैं। फ्रेडरिक्सन का तर्क सीधा है, जो उन्होंने कई इंटरव्यू में बताया। वो कहती है कि डेनिश वेलफेयर मॉडल बिना नियंत्रित प्रवासन के टिक नहीं सकता। असफल एकीकरण का सबसे ज्यादा असर गरीबों पर पड़ता है, जैसे भीड़भाड़ वाले स्कूल, गैंग हिंसा और कमजोर राज्य की सत्ता वाले मोहल्ले। उनके अपने शब्दों में, जो उन्होंने मिड 2025 में न्यूज़वीक को कहे, डेनमार्क में आकर बलात्कार करना और फिर यही रहना किसी का मानवाधिकार नहीं है। ये 2025 में नॉर्डिक सोशल डेमोक्रेसी के प्रधानमंत्री हैं। पागलपन, पागलपन, पागलपन। फ्रेडरिक्सन का ढांचा केवल बयानबाजी नहीं, बल्कि डेनिश सिस्टम टेम्पोरैलिटी के सिद्धांत पर आधारित है। डेनिश कानून में शरणार्थी दर्जा अब स्थायी निवास का रास्ता नहीं, बल्कि अस्थायी और रद्द करने योग्य है। जैसे ही किसी मुंह देश की परिस्थितियों को सुरक्षित माना जाता है, निवास की अनुमति वापस ली जा सकती है, चाहे वह लोग वर्षों से डेनमार्क में रह रहे हों, भाषा सीख चुके हों और वहां अपनी जिंदगी बसा चुके हों। इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण सीरिया के मामले में देखने को मिला। मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे ये इसलिए पसंद है क्योंकि मुझे लगता है कि लोग मानते हैं कि एक बार जब वे किसी देश में आ जाते हैं तो उन्हें जो चाहिए वो उनका अधिकार है। लेकिन यहाँ डेनमार्क कह रहा है, नहीं, तुम्हें इसे साबित करना होगा। तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम इसके हकदार हो, और अगर तुम साबित करते हो कि तुम इसके हकदार नहीं हो तो इसे वापस लिया जा सकता है। ये बहुत 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 सीधी सोच है ना? चलो इसे इस तरह से समझते हैं। तुम अमेरिका में पले बड़े हो, तुम एक अमेरिकी नागरिक हो, तुम्हें आज़ादी पाने का हक है। लेकिन अगर तुम कोई अपराध करते हो तो तुम्हें जेल में डाला जा सकता है, जिसका मतलब है कि तुम्हारी आज़ादी तुमसे छीन ली जाती है। सिर्फ इसलिए आज़ादी नहीं मिलती, तुम्हें उसे बनाए रखने लायक व्यवहार करना होता है। पर प्रवासियों के लिए स्थिति अलग है। वे किसी देश में आते हैं और अगर अपराधी जैसा व्यवहार भी करें, तब भी उनसे वो आज़ादी नहीं छीनी जाती। ये मुझे अजीब लगता है। 2024 के अंत में बशर अल असद के पतन के बाद डेनमार्क ने सरकार द्वारा सुरक्षित घोषित क्षेत्रों जैसे दमिश्क और होम्स के सीरियाई शरणार्थियों की निवास अनुमति रद्द करनी शुरू की। कुछ डेनिश सीलाई लोगों ने स्वेच्छा से वापस लौटने पर विचार करना शुरू कर दिया, क्योंकि सरकार ने हर व्यक्ति को लगभग 38,000 अमेरिकी डॉलर की पुनर्वास सहायता देने का प्रस्ताव रखा था, ताकि वापसी का रास्ता आसान हो सके। डेनमार्क में हजारों शरणार्थी हमेशा अनिश्चितता में रहते हैं। 2018 का घेटो पैकेज, जिसका नाम एक डेनमार्क बिना समानांतर समाजों के है, इसका मुख्य हिस्सा है। यह उन क्षेत्रों पर लागू होता है जहां गैर पश्चिमी प्रवासी और उनके वंशज 50% से ज्यादा है, अपराध दर ज्यादा, शिक्षा व आय औसत से कम है। क्या मैं बस इतना कह सकती हूँ कि डेनमार्क में ऐसे स्थान हैं जहाँ प्रवासियों की संख्या अब 50% से अधिक है? ये एक हैरान करने वाला आंकड़ा है जिसके बारे में हम बस यूं ही मजाक कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार किसी क्षेत्र को चिन्हित कर दिया जाता है तो राज्य जनसांख्यिकीय मिश्रण बदलने के लिए सामाजिक आवास को ध्वस्त कर सकता है। लेकिन सबसे विवादास्पद प्रावधान यह है कि बच्चों के साथ क्या होता है। इन क्षेत्रों में 1 साल की उम्र से ही बच्चों को कम से कम 25 घंटे प्रति सप्ताह डेनिश भाषा और मूल्यों पर आधारित डे केयर में जाना अनिवार्य है। वाह, अगर परिवार इसका पालन नहीं करते हैं तो वे बाल भत्ता खो देते हैं। 2025 से लाभार्थी शरणार्थियों को 37 घंटे साप्ताहिक काम, इंटर्नशिप और भाषा प्रशिक्षण करना अनिवार्य होगा। यह मजबूरी राज्य की आर्थिक ताकत से समर्थित है। अगर स्वीडन एक यूटर्न है तो डेनमार्क एक ईंट की दीवार है, लेकिन दक्षिण में हालात और भी मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि जर्मनी। क्या मैं बस इतना कह सकती हूँ? क्या मैं बस इतना कह सकती हूँ कि इससे मुझे बहुत उम्मीद मिलती है। क्या किसी और को भी ये देखकर थोड़ी राहत महसूस होती है कि वहाँ कुछ देश हैं जो अब अच्छा कर रहे हैं? मुझे पता है डेनमार्क में प्रवासी और इस्लाम की स्थिति अच्छी नहीं है। इससे समस्या पूरी तरह हल नहीं हुई, पर यह बेहतर समाधान की ओर इशारा करता है ना? फ्रांस ने सिर्फ सीमाएं नहीं कड़ी की, बल्कि शहरों में वैचारिक ढांचे पर भी कार्रवाई की। 5 नवंबर 2025 को जर्मन गृह मंत्री अलेक्जेंडर डोब्रिंट ने मुस्लिम इंटरैक्टिव संगठन पर बैन लगा दिया। अधिकारियों ने सूरज निकलने से पहले हैम्बर्ग में 7 संपत्तियों पर छापा मारा और बर्लिन व हेसे में 12 और जगहों पर संपत्तियां जब्त की गईं, वेबसाइटें हटा दी गईं। 2020 में बने इस समूह ने टिकटॉक, यूट्यूब पर बड़ी सोशल मीडिया उपस्थिति बनाई और 2024 में हैम्बर्ग प्रदर्शन में 1000 समर्थन जुटाए। पोस्टरों पर लिखा था, खिलाफत ही समाधान है। डोब्रिंट ने माफी नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि हम कानून के तहत उन सभी पर कार्रवाई करेंगे जो सड़कों पर खिलाफत की मांग, इजराइल व यहूदियों के खिलाफ नफरत और महिलाओं व अल्पसंख्यकों के अधिकारों का अपमान करते हैं। हैम्बर्ग के आंतरिक मंत्री ने इसे टिकटॉक इस्लामाबाद पर करारा झटका कहा। यह वही समय है जब पिछले आंतरिक मंत्री ने जुलाई 2024 में इस्लामिश जेंट्रम हैम्बर्ग पर ईरान के सर्वोच्च नेता और हिजबुल्लाह से संबंधों के आरोप में प्रतिबंध लगाया था। ICH, जो आउटर आउस्टर झील के किनारे स्थित तथाकथित ब्लू मस्जिद चलाता था, वर्षों से जर्मन खुफिया तंत्र की निगरानी में था। अधिकारियों ने सबूत जब्त किए कि यह समूह, उनके शब्दों में, बेहद साजिशी तरीके से काम कर रहा था और धर्मार्थ संगठनों की आड़ में जर्मन मुस्लिम समुदायों में अपना प्रभाव और विचारधारा फैला रहा था।
दो प्रतिबंध, दो संगठनों को खत्म किया गया। दोनों ही ऐसे ढांचे थे जिन्हें जर्मन अधिकारियों ने संघीय गृह मंत्रालय की भाषा में कहे तो संविधान के स्थायी दुश्मन बनाने की कोशिश करते हुए पाया। यही वो हिस्सा है जिसने चुपचाप जर्मन दृष्टिकोण को फिर से परिभाषित कर दिया। ये प्रतिबंध किसी विशेष आतंकवादी घटना की प्रतिक्रिया नहीं थे, ये पहले से उठाए गए कदम थे, जिसे अब कुछ कानूनी विशेषज्ञ पूर्व अपराध प्रवर्तन कहते हैं। जर्मन अधिकारी अब कट्टरपंथी संगठनों के हिंसा करने का इंतजार नहीं कर रहे हैं, वे ऐसे ढांचों को खत्म कर रहे हैं जिन्हें सरकार संवैधानिक व्यवस्था के लिए कमजोर मानती है। क्या मैं बस इतना कह सकती हूँ जितना मुझे ये अच्छा लगता है कि जर्मनी ऐसा कर रहा है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। लेकिन जर्मनी को अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। ये वीडियो हमें सकारात्मक चीजें दिखाकर सब कुछ बेहतर दिखाता है, जबकि मीडिया अक्सर इसका उल्टा करता है। ये हमें नकारात्मक दिखाता है और कहता है सब बिखर रहा है, जबकि असलियत वैसी नहीं। जर्मनी अच्छा नहीं कर रहा, फ्रांस भी नहीं कर रहा है, और ये तथ्य कि वे पहले से ही बैन लगाने और चीजों के बारे में सोच रहे हैं, ये सही दिशा में एक अच्छा संकेत है। लेकिन ये अभी पूरी तरह से समाधान नहीं है। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब हम लगातार सुनते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते और अवैध प्रवास का एकमात्र जवाब या तो अत्यधिक हिंसा है या बस इसे स्वीकार कर लेना है, तो आपको याद रखना चाहिए कि इसके बीच भी एक रास्ता है। अगर सरकार में सही लोग हों, और यही वजह है कि कियर स्टार्मर को हटाया जाना उत्साहित करने वाला है। जब सरकार में सही लोग अच्छे फैसले लेते हैं तो पीछे हटने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। आपको समझदार लोगों को वोट देना चाहिए। ये स्वीडन या डेनमार्क में वामपंथ या दक्षिण पंथ का मुद्दा नहीं है, वहाँ वामपंथी सरकार है और इस विषय पर आमतौर पर दाईं ओर के लोग चर्चा करते हैं। इसका आपके राजनीतिक जुड़ाव से कोई लेना देना नहीं है। ये उन लोगों से जुड़ा है जो सच में सच्चाई को देखने और उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। और अगर आपके पास एक मजबूत सरकार है तो आप सच में अपने नागरिकों की रक्षा कर सकते हैं। हमारी जिम्मेदारी है ऐसे लोगों को चुनना जो सच में बदलाव ला सकें, क्योंकि आप फर्क ला सकते हैं, चीजें बदल सकते हैं और प्रोत्साहन भी कम कर सकते हैं। तारा, ऐसा कोई सच नहीं होगा जिसमें आप सिर्फ प्रोत्साहन कम करके या छोड़ने के लिए प्रोत्साहन देकर यूरोप को बचा लें। ऐसा नहीं होने वाला है। इसमें और भी कड़े कदम उठाने की जरूरत होगी। हालांकि ये सही दिशा में एक कदम है। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।